ऑक्शनियर का मतलब क्या होता है? जो आपके बिहाफ पे ऑक्शन करता है, मतलब आपके बिहाफ पे वो सेल करता है। यस और नो? ब्रोकर, मैंने किसी ब्रोकर को ऐसा कहा कि मेरे पास गोडाउन में इतना गुड्स पड़ा हुआ है, आप मेरे बिहाफ पे सेल करो। ओके, फैक्टर, हु इज अ फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? किसी को पता है हु इज अ फैक्टर? चलो बढ़ते हैं। फैक्टर वो इंसान होता है नॉर्मली जो आपके डेटर्स परचेज कर लेता है, आपके डेटर्स को परचेज कर लेता है। मींस आपने काफी उधार दे दिया है और आपको पैसों की जरूरत है। ओके, तो इन दैट केस फैक्टर आपको कहेगा कि आपके कितने डेटर्स हमें बताओ। तो आपने दिखाया पूरा क्या इतने इतने लोगों के पास से हमें इतना इतना पैसा लेना है। उसने कहा एक काम करो, मैं आपको आपके 10 लाख के रिसीवेबल के सामने 7,50,000 दे देता हूँ। ओके, और आपके डेटर्स के पास से पैसा कलेक्ट करने का सारा राइट मेरा। तो हम बोलेंगे सर आप मुझे 7.5 लाख दे रहे हो और मेरे डेटर्स तो 10 लाख होते हैं। बोले अभी 7.5 लाख दे रहा हूँ, आगे थोड़े और पैसे भी दूंगा मेरा कमीशन काट के, मतलब 10 लाख में मेरा कमीशन लगेगा 20,000 रुपये। ओके, तो मैं आपको 9,80 दूंगा। तो जो फैक्टर है वो कलेक्ट कितना करेगा आपके बिहाफ पे? 10 लाख, पर वो आपको देगा कितना? 980। नॉर्मली फैक्टर ये काम करता है। वह फैक्टर गुड्स के लिए भी हो सकता है बट वेरी रेयर केसेस। गुड्स के लिए फैक्टर बहुत रेयर केसेस में। फैक्टर्स आर जस्ट लाइक ब्रोकर्स व्हेन वी टॉक अबाउट गुड्स। तो हम नॉर्मली पढ़ेंगे ऑक्शनियर्स एंड ब्रोकर्स, जो आपके बिहाफ पे आपके गुड्स को सेल करने का राइट रखते हैं। या तो आप उनको बोलते हो कि मुझे ये गुड्स खरीदना है, आई वॉन्ट टू बाय 5,000 kgs ऑफ सर्टेन गुड्स, आप मेरे बिहाफ पे कहीं से परचेज करके आओ, आपको मैं फ्रीडम देता हूँ कि आपको जो प्राइस सही लगे उस प्राइस पे आप खरीद लेना। तो आई हैव गिवन अथॉरिटी टू समवन टू परचेज और सेल ऑन माई बिहाफ। तो वो पर्सन मेरा मर्केंटाइल एजेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मर्केंटाइल एजेंट। और उसका वो बिजनेस होना चाहिए, मेरा नहीं। मेरा बिजनेस तो सेल परचेज का है। जिसको मैंने अपॉइंट किया है वो नॉर्मली एजेंसी का ही काम करता है, मतलब लोगों के बिहाफ पे ही काम करता है ना? क्योंकि मैंने कौन सा वर्ड बोला था? इन द ऑर्डिनरी कोर्स, इन द यूजुअल कोर्स, इन द कस्टमरी कोर्स ना, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन होने चाहिए। चलो, प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, सिंपल। यहाँ पे इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट the word property means ownership. Okay? In every contract of sale, the ownership of goods must be transferred from the seller to the buyer. उसको बोलेंगे इमीडिएट ट्रांसफर। कैसा ट्रांसफर होगा? इमीडिएट ट्रांसफर या ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट। या तो इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा या फ्यूचर में कभी ट्रांसफर होगा। तो अगर ओनरशिप फ्यूचर में ट्रांसफर होगा तो तब अग्रीमेंट होगा। क्या होगा? अभी ट्रांसफर हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर में ट्रांसफर होगा तो अभी एग्रीमेंट है, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट है। समझ में आया? ओनरशिप मे बी ट्रांसफर्ड इमीडिएटली और एट अ फ्यूचर डेट। मतलब मैं अग्री करता हूं कि मैं किसी एक फ्यूचर डेट पे ओनरशिप आपको ट्रांसफर कर दूं। ओके, इट मींस द जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज राइट ऑफ ओनरशिप एंड नॉट मियरली अ स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब होता है राइट टू यूज। राइट टू यूज नहीं है, राइट टू ओन मिलना चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब होगा ओनरशिप। इधर देखो लिखा हुआ है
जनरल प्रॉपर्टी होना चाहिए। ओके, आगे उन लोगों ने डिफरेंशिएशन दिया है। द प्रॉपर्टी इन द गुड्स मीन्स द जनरल प्रॉपर्टी, दैट इज ऑल ओनरशिप राइट्स of the goods. Note that the general property is to be distinguished from special property. It is quite possible that the general property in a thing may be one person, maybe in one person, and special property in the same may be in another. For example, when an article is pledged, मैंने I am X, I have given certain goods on pledge to bank, और बैंक ने मुझे लोन दिया है, तो इसका एक्चुअल ओनर कौन है? इस गुड्स का एक्चुअल ओनर कौन है? मेक इट क्विक, हु इज द एक्चुअल ओनर? एक्स। पर इसके स्पेशल ओनरशिप राइट्स किसके पास है? बैंक के पास। बैंक इज नॉट हैविंग द जनरल प्रॉपर्टी, बैंक इज ओनली हैविंग अ स्पेशल प्रॉपर्टी। मतलब बैंक इस गुड्स को यूज नहीं कर सकता है, सॉरी सेल नहीं कर सकता है आगे। okay? The general property in a thing may be transferred subject to the special property. What is the meaning of this? Okay, चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने अपने कुछ गुड्स या कोई एक आर्टिकल बैंक को प्लेज किया हुआ है, अब मैं ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता हूं वाई को। मतलब मैं वाई को एक्चुअल ओनरशिप देना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू गिव एक्चुअल ओनरशिप ऑफ गुड्स टू वाई, और वाई कहेगा कि इसके ऊपर तो आपने लोन लिया है। तो एक्स ने कहा ठीक है, ये गुड्स 5 लाख रुपए का है, मैंने इसके सामने 2 लाख का लोन दिया है, तो आप एक काम करो, 5 लाख रुपए में से मुझे 3 लाख दे दो, और बाकी के 2 लाख आप बैंक को पे करना जैसा आपको सूट करे। और बैंक ने भी हाँ बोल दिया है, ठीक है। अब हम पैसा एक्स की जगह किसके पास से ले लेंगे? Now we'll receive money from Y instead of X. So X transferred the property to Y subject to special property. क्या कहा जाएगा इसको? X transferred the property to Y subject to मतलब along with special property. Special property का मतलब उसने लोन के साथ ट्रांसफर किया कि लोन के सिवाय? X transferred to Y along with loan or without loan? Along with loan. ओके, मतलब स्पेशल प्रॉपर्टी अब भी किसके पास रहेगा? बैंक के पास। और एक्चुअल ओनरशिप किसका होगा? वाई। ओके, इसका मतलब द प्लेजी हु हैज द राइट टू रिटेन द गुड्स प्लेज्ड टिल पेमेंट ऑफ स्टिपुलेटेड ड्यूज। प्लेजी कौन होगा यहाँ पे? एक्स प्लेजर। एक्स ने गुड्स प्लेज किया था, तो एक्स इज अ प्लेजर, बैंक इज अ प्लेजी। तो बैंक अपने पास वो गुड्स रिटेन कर सकता है जब तक उनको पैसा वापस न मिले। इज दैट क्लियर? समझ में? चलो, नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंसी में 2 सिचुएशन है। One who is declared by court of law, one who is yet to be declared by court of law.
एक adjudicated, एक ऐसा इंसान जिसको कोर्ट ऑफ लॉ ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है, और एक ऐसा इंसान है जिसको अभी भी कोर्ट ऑफ लॉ ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं किया है, बट एज सच वो इंसॉल्वेंट है। तो हाउ टू जज वेदर अ पर्सन इज इंसॉल्वेंट और नॉट, कैसे डिसाइड करेंगे? तो यहाँ पे एकदम सिंपल मैनर में लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन अ वेरी सिंपल मैनर। अ पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट व्हेन ही सीजेस टू पे, सीजेस मतलब stops, or that person is unable to pay his debts in the ordinary course of business। अगर कोई इंसान अपना डेट पे करना बंद कर देता है, वॉट एवर काइंड ऑफ डेट, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, गुड्स का है, सर्विसेज का है, असेट्स का है, कोई भी है, और अगर वो उसका पेमेंट करना बंद कर देता है, या तो वो पेमेंट नहीं कर सकता है, सीजेस और इज अनेबल to make the payment, okay, or cannot pay his debt as they become due, whether he has committed an act of insolvency or not। मतलब वो कोर्ट ऑफ लॉ ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया हो चाहे ना किया हो, बट अगर वो अपना पेमेंट करने के लिए कैपेबल नहीं है, पेमेंट करना बंद कर देता है, देन दैट पर्सन इज सेड टू बी इंसॉल्वेंट। क्या माना जाएगा? क्या माना जाएगा उसको? Insolvent. Will be considered as an insolvent person, ceases or is unable to pay in the ordinary course of business, whether declared by a court of law or not declared by a court of law। इसको हम कहेंगे insolvent person। मतलब कभी मैंने किसी को गुड्स बेचा है और वो मुझे पेमेंट करना बंद कर देता है, तो नॉर्मली हम किसी के सामने एक्शन तब इनिशिएट कर सकते हैं जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया। वी कैन स्टार्ट एक्शन अगेंस्ट समवन व्हेन दैट पर्सन इज डिक्लेयर्ड टू बी इंसॉल्वेंट। पर हम कोर्ट ऑफ लॉ की इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होने तक का वेट नहीं करेंगे ना, कोर्ट ऑफ लॉ तो 2 साल भी लगा देगा। वी आर नॉट गोइंग टू वेट फॉर 2 years टू स्टार्ट अ केस, है ना। इफ वी फील दैट दैट पर्सन इज नॉट एबल टू पे द ड्यूज ऑन टाइम, उसको मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देने के बाद भी वो पे नहीं कर रहा है या पे नहीं करना चाहता है, तो हम उसके सामने एक्शन इनिशिएट कर सकते हैं। वी आर नॉट सपोज टू वेट फॉर द कोर्ट ऑर्डर। ओके, प्राइस कल के वीडियो में था। ओके, प्राइस मीन्स द मनी कंसिडरेशन फॉर अ सेल ऑफ गुड्स। इधर क्लियर लिखा है मनी कंसिडरेशन, पर इसमें पार्ट मनी एंड पार्ट काइंड। काइंड मतलब गुड्स के बदले में आपको कुछ और मिला, पैसा नहीं मिले। तो मैंने 10 लाख रुपए का गुड्स बेचा, मुझे 7 लाख रुपए कैश मिला, मनी कंसिडरेशन मिला, और 3 लाख रुपए के गुड्स मिले, तो भी ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल माना जाएगा। पूरा 10 लाख कैश में मिला तो भी वैलिड, थोड़ा कैश में थोड़ा काइंड में मिला तो भी वैलिड, पर पूरा काइंड में मिलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कौन सा वर्ड यूज किया था मैंने कल? Barter. It is considered as a barter system. It will not be considered as a sale of goods. Okay, next, quality of goods means their state or condition, or we can say situation, है ना। हमने एक वर्ड पढ़ा था ना, डिलीवरेबल स्टेट, उसके लिए काफी सारे वर्ड यूज किए थे। डिलीवरेबल स्टेट मीन्स डिलीवरेबल कंडीशन और सिचुएशन। और ऐसा कब होगा? जब बायर उसकी डिलीवरी लेने से मना न बोल सके। नेक्स्ट, सेल एंड एन अग्रीमेंट टू सेल। अभी तक के डिस्कशन से आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। मैंने थोड़ा सा इसका हिंट दिया था। ओके,
Sale, when I say it is a sale, means there is immediate transfer. Okay, when I say agreement to sale, क्या कहूंगा? Means future transfer. सेल का मतलब क्या होगा? इमीडिएट ट्रांसफर. अग्रीमेंट टू सेल का मतलब ट्रांसफर एट अ फ्यूचर डेट. पर सेल की डेफिनेशन में दोनों को इंक्लूड कर दिया. अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल is a contract whereby the seller transfers का मतलब immediate, और agrees to transfer का मतलब होगा future transfer. Sale means a contract whereby the seller transfers, अभी का अभी ट्रांसफर कर देता है ओनरशिप, या तो अग्री करता है ट्रांसफर करने के लिए कि मैं किसी फ्यूचर डेट पे आपको ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा. क्या ट्रांसफर करूंगा? इधर मैंने बोला ओनरशिप, उसके लिए यहाँ पे कौन सा वर्ड लिखा है? प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी का मीनिंग हमने अभी पढ़ा था. ओनरशिप इन द गुड्स. कौन सा ओनरशिप होना चाहिए? जनरल या स्पेशल? जनरल. जनरल ओनरशिप. ओके. किसने ट्रांसफर किया? सेलर ने. किसको ट्रांसफर किया? बायर को. क्या ट्रांसफर किया? प्रॉपर्टी इन द गुड्स. आपने अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है तो आपको कुछ तो मिलना चाहिए ना. यू मस्ट गेट समथिंग. सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज अ प्राइस. ओके. प्राइस के लिए हमने अभी कौन सा डेफिनेशन पढ़ा? प्राइस मीन्स अ मॉनेटरी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन, है ना. तो मैंने आपको चैप्टर की शुरुआत में काफी सारे वर्ड लिखे थे कि हम सेल पढ़ने वाले हैं, बाय पढ़ने वाले हैं, सेलर, बायर, गुड्स, ओनरशिप, प्राइस, है ना. इतनी सारी डेफिनेशंस पढ़ी हम लोगों ने. एक डेफिनेशन के अंदर कितनी सारी और डेफिनेशंस हैं. देखो, ये सेल का डेफिनेशन है, तो सेल में मुझे गुड्स का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, सेलर का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, बायर का डेफिनेशन पढ़ना पड़ेगा, गुड्स का डेफिनेशन, प्राइस का डेफिनेशन. इज इट क्लियर? देयर मे बी सेल or contract of sale between one part owner and another. One part owner and what does that mean? X and Y are joint owners of a property. X and Y are joint owners of property, मतलब goods का. ओके. Y ने कहा कि मेरा जो गुड्स है वो तुम खरीद लो. चलेगा कि नहीं चलेगा? यस. अभी पैसों का थोड़ा प्रॉब्लम है तो तुम खरीद लो. तो एक्स ने बाय कर लिया, तो वो भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है. वन पार्ट ओनर एंड अनदर. ओके. A contracts of sale may be absolute or conditional. तो absolute का मतलब क्या होगा? Without any conditions. क्या लिखेंगे? Without any condition. Outright transfer अभी से हो गया, ट्रांसफर हो गया. कंडीशनल मतलब अब समझ में आएगा. व्हाट इज कंडीशनल? सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशंस. मतलब कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी तो सेल होगा, अदरवाइज नहीं होगा. तो देयर इज एब्सोल्यूट ट्रांसफर और कंडीशनल ट्रांसफर, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from the seller to buyer. It is a sale. देखो, प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड मतलब इमीडिएट ट्रांसफर हुआ या नहीं हुआ? यस और नो? Yes. यस. बट वेयर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब होगा? टू टेक प्लेस एट अ फ्यूचर टाइम. तो उसको हम क्या कहेंगे?
अग्रीमेंट टू सेल, और इसमें लिखा है एट अ फ्यूचर टाइम सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कंडीशनल हुआ कि एब्सोल्यूट हुआ? Conditional. कंडीशनल, बिकॉज इसमें क्या करना है, हमें कुछ कंडीशंस को फुलफिल करना है। देयर और सर जस्ट अ मिनट, देयर आफ्टर टू बी फुलफिल का मतलब क्या? अग्रीमेंट फॉर सेल हुआ, इसके बाद कुछ कंडीशंस फुलफिल होंगी, फिर सेल होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। वापस सेल और अग्रीमेंट टू सेल को और ज्यादा डिटेल में डिफाइन किया हुआ है। मैंने आपको इनिशियल जब ये सेल का डेफिनेशन पढ़ा था तभी समझा दिया था कि सेल में ओनरशिप कैसा ट्रांसफर होता है, इमीडिएट। यहाँ पे ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, it is intending to transfer at a future date subject to certain conditions. That condition can be anything. हाँ, ऐसा कंडीशन होना चाहिए जो फुलफिल हो सके। नहीं तो लोग काफी सारे वो देते हैं ना, कस्में वादे, चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो that is not a condition which can be fulfilled. वैसी कंडीशन होनी चाहिए जो फुलफिल हो सके। okay? तो आपको डिसाइड करना है कि वेदर इट इज अ सेल और एन अग्रीमेंट टू सेल, तो आपको उसके टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। व्हेन अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स सेल, an agreement to sale becomes a sale when the time elapses or the conditions are fulfilled. Repetition है। Okay, the following elements must coexist. साथ साथ में चलना चाहिए। क्या होना चाहिए? एटलीस्ट टू पार्टीज, सेलर एंड बायर। सब्जेक्ट मैटर क्या होना चाहिए? गुड्स। गुड्स मतलब क्या? ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स किसी भी टाइप का हो सकता है, एग्जिस्टिंग और फ्यूचर और कॉन्टिंजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग में वापस हमने पढ़ा था ना, कौन सा स्पेसिफिक भी हो सकता है, असर्टेन्ड भी हो सकता है और अनअसर्टेन भी हो सकता है। इसमें वापस आगे जाके थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्जिस्टिंग में से स्पेसिफिक, असर्टेन या अनअसर्टेन में स्पेसिफिकली कौन सा होना चाहिए, जैसे ए, बी और सी कौन सा होना चाहिए। प्राइस इन मनी नॉट इन काइंड। प्राइस ऑलवेज कौन से टर्म्स में होना चाहिए? मनी। आइदर पेड और प्रॉमिस्ड। पेड और प्रॉमिस का मतलब या तो पे कर दिया है या पे करने के लिए प्रॉमिस दिया है। बट देयर इज नथिंग टू प्रिवेंट द कंसिडरेशन फ्रॉम बीइंग पार्टली इन मनी एंड, मतलब लॉ में ऐसा नहीं बोला हुआ है कि पार्टली मनी और पार्टली काइंड नहीं चलेगा। उन्होंने क्या बोला है? फुल्ली वो काइंड में नहीं होना चाहिए, मतलब गुड्स के बदले में गुड्स नहीं होना चाहिए। okay? तो थोड़ा पैसा, थोड़ा काइंड, थोड़ा गुड्स चलेगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को बार बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि नॉर्मली हम प्रॉपर्टी को कुछ अलग मतलब से समझते आए हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब जनरल ओनरशिप। ओके, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होता है? तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है? ऑफर एंड, बोलो आगे, Acceptance. बस। communication. Legal object, legal consideration. ऑफर, एक्सेप्टेंस, Enforceable by law. कंसिडरेशन। Enforceable by law. इट इज Legal object. शुड हैविंग, मैं है ना, इट शुड हैव ऑल एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना चाहिए? पढ़ा था ना, स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 10, नॉट स्पेसिफाइड बाय सेक्शन 10, लॉफुल कंसिडरेशन, है ना, फिर नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड और इलीगल।
तो वो सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होने चाहिए. इट मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल. देखो लिखा है ना, ऑल अदर एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी प्रेजेंट ना. कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, फ्री कंसेंट, कितना सारा डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने. competency of parties, legality of object, legality of consideration. Okay.